जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। साथियों, आईटीबीपी की तैयारी करने वाले सभी साथी इस सेशन को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखें। और आज के इस सेशन में हम बात करेंगे आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेडमेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सलूशन आज आपको देखने को मिलेगा। कैसा पेपर आता था, अब आगामी कैसा पेपर आएगा। तो आईटीबीपी की बेहतर तैयारी के लिए मेरे सभी योद्धा सुपर स्काई क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे 3 टीचर आपके अलग अलग सेक्शन को सॉल्व कराने वाले हैं, तो बेहतर तैयारी के लिए सुपर स्काई क्लासेस को सब्सक्राइब करो मेरे साथियों। आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेडमेंस सितंबर यानी 27 सितंबर 2023 को जो आपका एग्जाम हुआ था मेरे साथियों, ये आपका है पार्टिसिपेंट नेम है, ये टेस्ट डेट है 27/9/2023 है, टेस्ट टाइम है 8:30 सुबह 8:30 से 9:30 है, सब्जेक्ट है कांस्टेबल ट्रेडमेंस। कैसे क्वेश्चंस आते, क्या क्वेश्चंस आते, एनालिसिस करके हम लोग बताते। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं आज के सेशन के पहले क्वेश्चन की ओर। सभी साथी मेरे योद्धाओं प्रत्येक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे मेरे साथियों, पहला क्वेश्चन तुमसे क्या करा है समझना। प्रश्न ने कहा कि भारत में सबसे हालिया जनगणना किस वर्ष में आयोजित की गई। मेरे साथियों मेरी बात को समझना, देखिए 10 वर्षीय जो तुम्हारी योजना है, साथ ही साथ जनगणना की अगर हम बात करें तो सबसे पहली जो तुम्हारी जनगणना हुई थी वो सन 1881 में हुई थी। 1881 में तुम्हारी सबसे पहली जनगणना हुई थी। साथ ही साथ में अगर हम बात करें मेरे साथियों, जो तुम्हारी हालिया हालिया जनगणना जो तुम्हारी हुई थी किस वर्ष आयोजित की गई थी, ये तुम्हारी की गई थी 2011 में। और एक बात को और समझ लीजिएगा, 2011 में अंतिम जनगणना हुई, अर्थात अभी तक 2011 के बाद कोई भी जनगणना नहीं हुई। 2011 की जनगणना के अनुसार जो तुम्हारा लिंगानुपात है मेरे साथी, जो तुम्हारा लिंगानुपात है ये तुम्हारा 1000:943, ये मेल और फीमेल का तुम्हारा रेशियो है। फोर्थ विकल्प के साथ जाएंगे 2011। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पे है। 2023 में किस संस्थान ने निर्माण एक्सीलेटर कार्यक्रम का लोकार्पण किया था। मेरे साथियों, किस संस्थान ने निर्माण एक्सीलेटर का लोकार्पण किया था, तो ये तुम्हारा किया था आईआईटी कानपुर ने। वर्ष 2023 में आईआईटी कानपुर संस्थान ने निर्माण एक्सीलेटर कार्यक्रम का उद्घाटन अर्थात लोकार्पण किया था। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट विकल्प करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपकी स्क्रीन पे है, बहुत कायदे में क्वेश्चन नंबर थर्ड पे फोकस करेंगे। थर्ड क्वेश्चन तुमसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है भारत में कौन सा राष्ट्रीय त्योहार देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन का सम्मान करने और बच्चों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। मेरे साथियों, भारत में कौन सा राष्ट्रीय त्योहार देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के सम्मान के लिए, देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो जन्मदिन किस रूप में मनाया जाता है, ये बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है मेरे साथियों। और बाल दिवस तुम्हारा मनाया जाता है 14 नवंबर को। 14 नवंबर को तुम्हारा कौन सा दिवस मनाया जाता है, बाल दिवस मनाया जाता है, ये भी तुमको ध्यान रखना होगा। तो भारत में कौन सा राष्ट्रीय त्योहार देश के पहले प्रधानमंत्री पीटू नेहरू का सम्मान और बच्चों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है, वो तुम्हारा बाल दिवस है। बाल दिवस तुम्हारा 14 नवंबर को मनाया जाता है। गांधी जयंती तुम्हारी 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। शिक्षक दिवस तुम्हारा 5 सितंबर को मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस तुम्हारा 26 जनवरी को मनाया जाता है। पॉइंट को समझ पा रहे हैं ना, बहुत दमदारी के साथ मेरी बात को तीव्रता के साथ समझेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मेरे साथ, तो देखिए यहां से 2 प्रश्न तुम्हारे निकलते हैं। एक तो तुम्हारा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अगर हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो तुम्हारी स्थापना वो 1885 में हुई थी। और यहाँ पे गलती नहीं करेंगे, इसका मेरे साथियों जो प्रथम अध्यक्ष थे ये तुम्हारे उमेश चंद्र बनर्जी थे। उमेश चंद्र बनर्जी जी थे। और एक चीज और भी ध्यान रखना, कई बार क्या होता है कि व्योमेश चंद्र होता है मेरे साथियों। क्या होता है, व्योमेश। बेसिकली आपको ये तुम्हारा जो वास्तविकता है वो तुम्हारी व्योमेश चंद्र बनर्जी जी है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने उमेश चंद्र बनर्जी दिया, इसी को इन्होंने माना है। फिलहाल हम लोग बनर्जी पे फोकस करेंगे। अगर यहाँ पे उमेश चंद्र बनर्जी और व्योमेश चंद्र बनर्जी दोनों होते तो हम लोग व्योमेश चंद्र बनर्जी को टिक करते। हमने आपको बता दिया है, बुक में आपको व्योमेश चंद्र बनर्जी ही मिलेगा। आयोग ने ये माना है, वो उनकी एक अलग चीज है, हो सकता है उपनाम इनका दे दिया हो। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे है, ये कह रहा है अंतरराष्ट्रीय सूखा लचीलापन गठबंधन किस वर्ष में आयोजित किया गया था। देखिए सूखा और लचीलापन गठबंधन का मतलब क्या होता है, जो तुम्हारा लचीलापन गठबंधन जो होता है, यानी कि वो एक ऐसा गठबंधन होता है जिसको आसानी से हम विखंडित कर सकते हैं, आसानी से उसको संशोधित कर सकते हैं, उसको हम सूखा और लचीलापन के नाम से जानते हैं। सूखा और लचीलापन जो तुम्हारा गठबंधन हुआ था ये वर्ष 2022 में 2 पार्टियों के बीच में हुआ था। वर्ष 2022 में सूखा और लचीलापन मेरे साथियों जो तुम्हारा
गठबंधन हुआ था वो सन 2022 में आयोजित किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 5 का विकल्प सेकंड रहेगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, इसके बारे में जरा समझे। क्वेश्चन 6 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 6 आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन 6 की बात समझना। आगामी सरकारी पहल आयुष्मान भव कार्यक्रम किस क्षेत्र से संबंधित है? मेरे साथियों अगर हम आयुष्मान की बात करें, आयुष्मान जो तुम्हारा एक मेरे साथियों जो भव है ये तुम्हारा स्वास्थ्य से संबंधित है। साथ ही साथ में आयुष्मान भव का जो उद्घाटन है वो मेरे साथियों यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने मेरे साथियों फरवरी 2018 में इसका शुभारंभ किया था। और प्रत्येक गरीब समूह से बिलोंग करने वाले प्रत्येक कैंडिडेट को 5 लाख तक प्रति वर्ष फ्री उपचार देने का प्रावधान किया गया। इसका जो विकल्प हो जाएगा वो तुम्हारा स्वास्थ्य देखभाल हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना होगा तुमको कि जो तुम्हारा आयुष्मान जो भव है कार्यक्रम ये फरवरी 2018 में प्रारंभ किया गया था माननीय प्रधानमंत्री पीएम मोदी के द्वारा। क्लियर? चलिए आगे हम तुमसे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे है, इसको ध्यान रखना होगा 7 नंबर के लिए। 7 नंबर प्रश्न करा, भारत के कर्नाटक राज्य में मेरे साथियों भारत के कर्नाटक राज्य में हिंदी और अंग्रेजी के अलावा किस भाषा को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया? किस भाषा को? अगर हम बात करें भारत के कर्नाटक राज्य में अंग्रेजी और हिंदी के अलावा आधिकारिक जो दर्जा दिया गया वो तुम्हारी कन्नड़ भाषा है। कौन सी भाषा है? कन्नड़ भाषा को मेरे साथियों वर्ष 2014 में आधिकारिक जो है भाषा का दर्जा दिया गया। इस विकल्प के साथ जाएंगे, थर्ड विकल्प के साथ जाएंगे, तीसरा विकल्प इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। श्री क्लियर प्रश्न करा है श्री लक्ष्य सेन और श्री प्रणय एचएस को 2022 में किस खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया गया? देखिए मैं आपको बताऊं ये किस खेल, सबसे इंपॉर्टेंट है किस खेल से संबंध रखते हैं। जो लक्ष्य सेन है, देखिए मैं आपको बता दें प्रणय के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं है लेकिन लक्ष्य सेन के बारे में तो आप जानते हैं कि जो तुम्हारे लक्ष्य सेन है ये फिलहाल बेसिकली ये बैडमिंटन से अपना ताल्लुकात रखते हैं। हमें मतलब नहीं कि 2022 में किसमें दिया गया क्योंकि कुश्ती से इनका विशेष संबंध नहीं है। लक्ष्य सेन और श्री प्रणय एचएस को 2022 में किस खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया गया? ये तुम्हारा बैडमिंटन के लिए दिया गया। हमें 22 से मतलब नहीं, ये मालूम कि ये किससे संबंध रखते हैं, ये बैडमिंटन से संबंध रखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर बैडमिंटन हो जाएगा। मेरे साथियों इस प्रश्न को फोकस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे माइंड करेंगे। क्वेश्चन 9 पे 9 ने तुमसे क्या बोला है? क्वेश्चन 9 करा है थार रेगिस्तान जिसे महान भारतीय मरुस्थल भी कहा जाता है मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में स्थित है? देखिए थार मारुस्थल मेरे साथियों अगर हम बात करें तो ये सबसे बड़ा थार जो मारुस्थल है सबसे बड़ा, अगर हम आपसे कहें भी सबसे बड़ा मारुस्थल कौन सा है तो सबसे बड़ा जो तुम्हारा मारुस्थल है ना मेरे साथियों ये तुम्हारा थार मारुस्थल है। कौन सा? ये थार मारुस्थल है नहीं? और मेरे साथियों ये कहाँ है? ये राजस्थान में है। कहाँ है? ये राजस्थान में उपलब्ध है थार मारुस्थल। क्लियर? ये सबसे बड़ा मारुस्थल है, ये भी तुमको ध्यान रखना। 10 नंबर के बारे में समझो। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन 10 आपसे क्या कर रहा है? क्वेश्चन 10 ने ये सभी प्रीवियस हैं। 10 करा है दामोदर मैजो ने 1983 में किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता था? मेरे साथियों दामोदर मैसेज ने 1983 में किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता था? ये थे कर्मेलिन। कर्मेलिन को 1983 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे, कौन सा शहर अल्टीमेट टेबल टेनिस 2023 की मेजबानी कर रहा है? हालांकि इसकी मेजबानी वो शहर कर चुका है नहीं, उसकी मेजबानी वो कर चुका है। तो तुमसे करा कि कौन सा शहर अल्टीमेट टेबल टेनिस 2023 की मेजबानी कर रहा है, यानी 2023 में टेबल टेनिस की जो मेजबानी की थी मेरे साथी वो तुम्हारी किसने की थी? वो पुणे ने की थी। आप जानते इस चीज के बारे में, आंसर 4 के साथ हम जाएंगे 2023 में किसने मेजबानी की थी, क्योंकि ये करंट में प्रश्न आया था 2023 में। बात समझ पा रहे हैं ना? भारत की सबसे लंबी नदी, भाई इसको तो दुनिया में हर एक कोई बता ही देगा, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बात को समझ पा रहे? तो भारत की सबसे लंबी नदी, भारत की सबसे लंबी नदी, इसके बारे में तो शायद ही कोई नहीं जानता होगा। ये भारत की सबसे लंबी नदी तुम्हारी गंगा है। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी के नाम से जानी जाती है और विश्व की सबसे लंबी नदी ने टिक कर देना, ठीक है, वो उसके अलावा अलग होती है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, भारतीय संविधान में कौन सा मौलिक अधिकार जबरन श्रम और मानव तस्करी के प्रकरणों पर रोक लगाती है? देखिए भारतीय संविधान कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, अनुच्छेद मेरे साथियों किसके अंतर्गत आता है? अनुच्छेद तुम्हारा रहेगा ये 12 से 35 के अंतर्गत। सबसे पहला तुम्हारा क्या है? सबसे पहला तुम्हारा है जो अनुच्छेद है, सबसे पहला है तुम्हारा क्या नाम है इसका, सबसे पहला, और दूसरा तीसरा शोषण के विरुद्ध है। सबसे पहला तुम्हारा कौन सा रहेगा? ऐसे दिमाग नहीं आ रहा मेरे, लेकिन थोड़ा ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान में कौन सा मौलिक अधिकार जबरन श्रम और मानवता तस्करी के लिए जाना जाता है? देखिएगा इसके बारे में समझो।
सबसे पहले समता है, इसके बाद समानता है, शोषण है, धार्मिक है, सांस्कृतिक और संवैधानिक, ऐसे याद आ रहा है नहीं? बात समझ पा रहे? इसके बारे में ध्यान रखोगे। और जो पहला तुम्हारा अनुच्छेद है मेरे साथियों, पहला अनुच्छेद 1 से 5 के अंतर्गत जाएगा, 1 से 4 तक जाएगा, फिर है 5 से 11 तक जाएगा, और अगला है तुम्हारा 12 से 36 तक। क्लियर है ना? इसमें है तुम्हारे मौलिक कर्तव्य या मौलिक अधिकार। बात समझ पा रहे? इसमें तुम्हारे कौन से अधिकार हैं? यानी मौलिक अधिकार तुम्हारे अनुच्छेद 12 से 36 के अंतर्गत आते हैं, जिसमें समता, स्वतंत्रता, शोषण और धार्मिक, सांस्कृतिक एवं संवैधानिक के अंतर्गत आता है। ये कह रहा है और ये किसके भाग के अंतर्गत आता है? ये मेरे भाई भाग 3 के अंतर्गत। ये भी ध्यान रखना होगा आपके लिए, क्योंकि सबसे पहला क्षेत्रफल है, सब दूसरा नागरिकता है, तीसरा आपका क्या है? मौलिक कर्तव्य, चौथा है तुम्हारा नीति निर्देशक के तत्व, और अगला तुम्हारा राज्य है, फिर तुम्हारा संघ है। ऐसे तुम्हारे चलते रहते हैं, इस बारे में तुम ध्यान। तो भारतीय संविधान में कौन सा मौलिक अधिकार जबरन, श्रम और मानवता तस्करी प्रकरणों पर रोक लगाती है? यह है शोषण के विरुद्ध अधिकार, पहले विकल्प। चलिए मेरे साथियों, अगला है कुतुबुद्दीन। कुतुब उद दीन ऐबक किस सल्तनत के संस्थापक थे? इसके बारे में तो सभी बता देंगे। कुतुब उद दीन ऐबक किस मेरे साथियों सल्तनत के संस्थापक थे? ये तुम्हारे दिल्ली सल्तनत के संस्थापक थे। दिल्ली सल्तनत के साथ जाएंगे, ठीक है? बात समझ पा रहे? अगला प्रश्न देखिएगा, ये प्रश्न तुम्हारी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन 15। ये कह रहा है कौन सा शब्द उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके माध्यम से व्यक्ति या परिवार वस्तुएं और सेवाओं के अधिग्रहण, उपभोग और निपटान के बारे में निर्णय लेता है? ये इकोनॉमिक्स से फिलहाल तुम्हारा प्रश्न है। मेरी बात को समझना, प्रश्न के बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल में बता देता हूं। प्रश्न कह रहा है कौन सा शब्द उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके माध्यम से व्यक्ति या परिवार वस्तुओं और सेवाओं के अधिग्रहण, उपभोक्ता और निपटान के बारे में निर्णय। ये होता है उपभोक्ता व्यवहार, इसको उपभोक्ता व्यवहार के नाम से जानते हैं। बात समझ पा रहे? चलिए अगला प्रश्न जो आपका किस सेक्शन रहेगा, ये मैथ्स का सेक्शन है। अब मैथ वाले सर आएंगे, अपना सेक्शन तुमको करवाएंगे, तो जल्दी से आप लोग पूरे पेपर को एनालिसिस करेंगे। लीजिए भाई मैथ वाले सर। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि आप देख रहे हैं कि आपको लग रहा होगा कि इसमें जो ऑप्शन है वो टिक कर रखे हैं पहले से। ठीक है, इसको कराने का रीजन एक ही है कि अगर हम आपको टाइप करके करा देते तो आपको लगता कि पता नहीं सर कहाँ से पेपर ले आए हैं और कैसे करा रहे हैं, इसलिए यही रीजन है। बाकी हम आपको सॉल्व करने के 2-3 तरीके बताएंगे कि आपको कैसे करके सॉल्व करना है, एग्जाम में कब जल्दी सॉल्व करेंगे आप, कैसे करके। मात्र आपका 10 क्वेश्चन, इसमें मैथ का वेटेज 10 क्वेश्चन का है और इजी इजी क्वेश्चन आते हैं। आप देखेंगे कि किस अप्रोच से हम जल्दी इसको टैकल कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आपका आपके सामने लिखा हुआ है कि एक नल, सॉरी 3 नल, 3 नल का दे रखा है। 3 नल हैं जो आपके ABC, ठीक है, एक खाली कुंड को 11 मिनट में भर सकते हैं। तो 3 नल हैं, स्टार्टिंग में आपसे बात कर रहा है, वो खाली कुंड को 11 मिनट में भर सकते हैं, और अकेले ए 66 मिनट में भर सकता है, और बी नल इसे 33/2 मिनट में भर सकता है। अकेले सी नल इसको भरने में कितना टाइम लेगा? 66 मिनट। आंसर तो आपका लगा हुआ है, लेकिन आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे मैं आपको वो बताता हूं कि आपको इसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है भैया, सॉल्व इसको कैसे करना है तो आप क्या करेंगे, आप बनाएंगे 3 लाइन, क्योंकि 3 आपको चीजें दे रखी हैं, ए, फिर आपका बी और सी का आपका टाइम दिया हुआ है। कितना दिया है? 11 मिनट। ठीक है, मैंने इसके साथ 11 लिख लिया। फिर आते हैं हम, फिर ए कर रहा है 66 मिनट में, इसका 66 दे रखा है। फिर बी कर रहा है 33/2 में। ठीक है, 33/2 में हम क्या करते हैं, इसका लेते हैं हम एलसीएम। एलसीएम अगर मैं लूंगा तो इधर मेरा हो जाएगा 66, मैं डिवाइड करूंगा, ये मेरी इफिशियंसी निकल के आएगी, तो 11 छक 66। ठीक है, 66 एकम 66, और आप इसको करोगे 66 से डिवाइड करोगे। ठीक है, 66 से इसको डिवाइड करोगे तो 2 आपका चला जाएगा ऊपर। 2 ऊपर का मतलब है कि आपका 2 आ गया, 2 दूनी 4, इधर इफिशियंसी बेटा आपकी आएगी 4। 4 इफिशियंसी आएगी। कह रहा है कि सी इसको कितने टाइम में भरेगा। आप यहाँ पे देख रहे होगे ए प्लस बी की जो इफिशियंसी है, ए प्लस बी प्लस सी की टोटल इफिशियंसी है आपकी 6, और बी और सी, सॉरी ए और बी का अगर आप देखोगे तो कितनी हो जाएगी? 5। ए और बी की जगह मैं 5 लिख दूंगा, 5 लिख दूंगा, प्लस सी इक्वल 6। तो सी की इफिशियंसी क्या आ जाएगी आपकी? 1 आ जाएगी, और आपको टोटल ये जो निकल के आया इसको डिवाइड कर देना है 66 से। मैं 66 को 1 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरा 66 ही मिनट आंसर निकल के आएगा। 66 मिनट ही मेरा आंसर निकल के आएगा। ठीक है, ये इसका बिल्कुल बेसिक तरीका आपके सामने हो गया है। बाकी आप इसको देखते ही आंसर लगा सकते थे। ABC का 6 है, 5 गया, 1 बचा, 1 का मतलब होता है उससे डिवाइड करना होता है, तो 66 मिनट इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है भैया, पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो मैथ का दूसरा क्वेश्चन होने वाला है। दूसरा क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के घन के इकाई स्थान का अंक 7 है तो मूल संख्या का जो अंतिम अंक है वो क्या होगा? ठीक है, ये पूछा गया है कि जो मूल संख्या है उसका अंतिम अंक क्या होगा। अगर मैं बात करता हूं,
ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ ऑप्शन देखोगे आप, तो क्यूब की बात की गई है। क्यूब का मतलब होता है 3 बार मल्टीप्लाई करना। अगर मैं 6 की 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, 6 की 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो देखोगे आप 3 बार लिखना पड़ेगा आपको, ऑप्शन से लगाएंगे हम लोग, ठीक है। 6 छक 36, 6 आया, फिर 6 छक 36 मतलब इसके आता है 6 लास्ट में, और इसका मैं आपको लिख के बता देता हूँ 216 होता है, ठीक है। हम आएंगे 7 के बारे में, तो 7 का क्यूब कितना होता है हमारा 343 होता है। इसके लास्ट में आ रहा है आपका 3, इसके लास्ट में आ रहा है आपका कितना 6 आ रहा है। 9 की बात करता हूं तो 9 का होता है बेटा 729 में 9 आ रहा है। 3 की बात करूंगा तो 3 का होता है 27 में आ रहा है 7, और वही कह रहा है कि इकाई का अंक 7 है, तो वो संख्या क्या होगी, तो वो संख्या होगी 3। अगर आप मैथ्स का किसी का भी एग्जाम दे रहे हैं तो कम से कम आप 10 तक क्यूब याद होने चाहिए, और कम से कम 20 तक आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, ठीक है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, सॉरी 3 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आने वाला है। ये पूछा है आपसे कि चौथा समानुपात क्या होगा। समानुपात का एक तरीका होता है कि जो समानुपात होता है उसका नाम ही, जैसे आपको नाम में दिख रहा है समानुपात, मतलब समान अनुपात में होते हैं ये, ठीक है, समान अनुपात में होते हैं। एक्स की वैल्यू दे रखी है, एक्स की वैल्यू 6 दे रखी है, मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, 6 और 6 12 हो जाएगा मेरा। मैंने यहाँ पे 6 वैल्यू रखूंगा, x की जगह 6 वैल्यू, 6 3 18 और 6 कितना हो जाएगा 24। आप देखोगे समानुपात में कभी जो अंतर है वो कभी चेंज नहीं होता। 12 से यहाँ पे आया, मेरा अंतर कितना है 12 दूनी 24, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखूंगा 8 है मेरा, तो 8 छक कितना है मेरा 48, और 48 का मैं डबल करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 96 आ जाएगा। वही इसका आंसर है, ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। समान अनुपात का मतलब है समान रेशियो में ये होगा, जैसे इसका गैप है वैसे इसका गैप होगा, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे है, तो 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आंसर आपका 96 हो जाएगा। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बेसिक से क्वेश्चन है, आप लोग देखेंगे चैनल पर अगर विजिट करेंगे तो आपको मैंने बहुत तरीके बताए हैं कि आप इनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मुंह जबानी सॉल्व कैसे कर सकते हैं, ठीक है। मात्र आप लोग इस का जो सेशन है आपका, जो 10 क्वेश्चन है आपके, मात्र 5 मिनट में बेसिक बच्चा भी लगा सकता है, वरना ज्यादा से ज्यादा 3-4 मिनट का आपका ये प्रोसेस है। अच्छे से तैयारी करेंगे आप लोग, मैथ्स की कैसे करके तैयारी करनी है। एक क्वेश्चन है आपका, इसमें एलसीएम मतलब लघुत्तम समावर्तक आपका कितना है 212 है, और आपका जो महत्तम समावर्तक है मतलब एचसीएफ है वो आपका 4 है। एक बेटा फॉर्मूला होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम, या एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू नंबर 1, मतलब पहली संख्या इंटू नंबर 2, ठीक है। अगर आपको इतना याद होता तो आप सीधे मल्टीप्लाई कर देते। हमारा ये कितना दे रखा है 212 दे रखा है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें पूरी मल्टीप्लाई नहीं करनी है। हम देखेंगे 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 आएगा लास्ट में। 8 देखो एक ही ऑप्शन में है जो 848 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ऐसे नहीं याद होता तो सीधे आप इसको लगा देते। फिलहाल ये फॉर्मूला है कि नंबर 1 कभी कभी क्या कहता है कि नंबर 1 नंबर 2 निकलवाएगा तो एक नंबर देगा आपको, लेकिन यहाँ पे दे रखा है कि संख्याओं का गुणनफल। अब मैंने नंबर 1 के साथ नंबर 2 की मल्टीप्लाई करी तो ये गुणनफल ही तो हुआ, ठीक है। वो कभी आंसर मतलब क्वेश्चन में जैसे आपका अलग अलग दिया है, कभी आपसे ऐसे भी दे देगा कि एलसीएम और एचसीएफ का जो आपका गुणनफल है वो आपका इतना है, तो आपको नंबरों का गुणनफल निकालना है, तो कैसे भी पूछ लेगा, ठीक है। शब्दों को बस क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश किया करो, अच्छे से एक बार क्वेश्चन को देखा करो, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन देखा और उसको सॉल्व करने पे जुट गए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने लग चुका है। अगला क्वेश्चन है आपका, एक आयत की लंबाई कितनी 25% बढ़ा दी जाए और उसकी चौड़ाई भी 20% बढ़ा दी जाए तो उसका जो क्षेत्रफल है उसमें कितना परिवर्तन आएगा, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे, ठीक है, बेसिक की बात करें। अगर बेसिक की बात करें तो सीधे आपको पता है 20-25 कितना हो गया आपका 45, और प्लस आपका 5 आ जाएगा तो हो जाएगा आपका 50। ये तो आपका बिल्कुल ऐसा तरीका हो गया जो आप बिल्कुल अच्छे से तैयारी पूरी कर चुके हैं। लेकिन अगर बेसिक की बात करें तो बेटा एक फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई और अपॉन आपका 100, ठीक है। क्या करेंगे, ये हमारा 25 है, ये हमारा 20 है, और ये हमारा क्या हो जाएगा 25 गुणा 20/100, ठीक है, 25/20 100। अब यहाँ से मैंने एक काट दिया, 2 पंजे 10 और 5 से काटेंगे 5 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 45 हो गया हमारा, प्लस का 5 आया तो 50% जो है उसका क्षेत्रफल क्या है, उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन आ जाएगा। डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते थे। अगर इसके अलावा भी आपको करना है, लंबाई पहले आपने अगर मान लो 100 मानी, ठीक है, तो अब आपको 125 माननी पड़ेगी। वो भी पहले मानी तो आपकी कितनी हो जाएगी 120 आ जाएगी। इनका मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 आ जाएगा। इससे भी ऐसे करके भी निकाल सकते हो, तो इच्छा है आपकी। फिलहाल आप इसको मुंह जबानी कर सकते हो बड़े आराम से, ये अगर आपको फॉर्मूला याद है तो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि फॉर्मूला लिख के ही करें, क्योंकि हमें कॉपी चेक थोड़ी करानी होती है, टिक करना होता है। तो चीजें कोशिश किया करो कि कितने इजी बना सकते हो उनको, जबरदस्ती का उसको वो मत बनाया करो, ठीक है, कि उसको बहुत हार्ड बना लिया। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये एवरेज से क्वेश्चन है। एवरेज से क्वेश्चन है, अगर इसकी बात करूं तो एक क्लब में 25 छात्रों का औसत कितना है 42 किलोग्राम है। यदि शिक्षक का भार शामिल कर लिया जाए तो औसत क्या है 5 किलोग्राम से बढ़ जाता है, ठीक है। इसको जल्दी करें,
क्योंकि मुजबानी करने वाले ये क्वेश्चन आपका आप देख रहे हो 25 छात्र हैं, उनका औसत किलो कितना है, 42 किलो है, लेकिन एक और आ जाता है जिससे औसत क्या हो जाता है, 5 बढ़ जाता है, मतलब 47 हो जाता है। तो 25 का भी 5 बढ़ा होगा, क्योंकि जो पुराने 25 हैं उनका भी तो 5 बढ़ेगा, तो 125 ये बढ़ गया। और जो नया वाला आएगा वो कितना लेके आएगा अपने पास, 42 तो पहले ही है, और 5 और 47 लेके आ जाएगा। इनको आप जोड़ोगे, 7 5 12 का 2 4 2 6 1 7, 172 इसका आंसर हो जाएगा आपका, 172 जो इसमें दिया हुआ है। ठीक है, और बाकी आप बेसिक से अगर करोगे तो बेसिक में आपको क्या करना पड़ेगा, 25 की गुणा करनी पड़ेगी आपको 42 में। ठीक है, 25 की आपको गुणा करने की पड़ेगी 42 में, तो 25 चौका 100 और 25 दूनी 50, इसका मतलब 1050 ये आपका हो जाएगा। और 5 औसत बढ़ जाएगा, इसका मतलब पहले 25 थे, एक और आएगा 26 हो जाएंगे। अब औसत आपका कितना हो गया, औसत हो गया आपका 47। तो 47 का मतलब होता है कि 2222 हो जाएगा। जब आप घटाओगे तो फिर आएगा आपका 172 ही। आप पे डिपेंड करता है, आप कम कैलकुलेशन करना चाहते हैं, ज़्यादा कैलकुलेशन करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये अप्रोच है आपकी बिल्कुल बेसिक, मतलब ये बेसिक वाला है बिल्कुल, जो जब आपको कुछ नहीं आता है, थोड़ा सा आप मतलब हमसे पढ़ेंगे, आप कहीं ठीक से अगर पढ़ेंगे, ठीक है, तो आपका ये अप्रोच होगा जिसको आप मुंह जबानी सॉल्व कर पाएंगे। बढ़ेंगे बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है आपकी स्क्रीन पर ये लगा हुआ, 20% और 30% की दो क्रमिक छूट के बराबर एकल छूट ज्ञात करें। ये एकल छूट क्या हो जाएगी, है नहीं। एकल छूट की अगर बात करते हैं तो उसका भी एक फॉर्मूला होता है, उसको भी याद याद करना पड़ेगा, या आप बेसिक करना चाहें। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा आता है, आप देखेंगे 20 30 कितना हो जाएगा, 50। ठीक है, 50 हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है जब छूट हो रही है अगली छूट आपकी कम होके आएगी, तो 50 ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, आपके पास दो ऑप्शन बचेंगे। आप क्या करोगे, इनकी मल्टीप्लाई करोगे, 3 दूनी 6, इसमें से 6 कम कर दो, तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा। लेकिन हम आपको बताएंगे कैसे करना है। ठीक है, आपको करना है x प्लस बाई माइनस एक्स बाई अपन 100। ठीक है, क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे पहले 20 और 30 को हमने जोड़ा, हमने लिखा 20 प्लस 30 और माइनस का 20 गुणा 30 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 20 30 हमारा 50 हो गया। अब जीरो से जीरो हमने काट दिया, इधर आया 6 माइनस का 6 हो गया, तो कितना आया हमारा, 44% हमारा आ गया। जो हमारी छूट मिलेगी वो हमको कितनी मिलेगी, 44% होगी। इसी को कहते हैं एकल छूट कहते हैं, या इसको सक्सेसिव डिस्काउंट कह लो, कुछ भी कह लो। ठीक है, ये आपका आंसर 44% आ जाएगा। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ेंगे। 8वां क्वेश्चन आपके सामने ये है, बॉटनी स्ट्रीम से आपका क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या पढ़ना करना पड़ेगा कि आपने देखा कि एक नाव स्थिर पानी में 12 किलोमीटर की गति से यात्रा करती है। यदि धारा की जो स्पीड है वो आपकी इतनी स्थिर, अगर पानी की बात करें तो वो स्पीड आपकी नाव की होती है, और धारा की बात करें तो ये धारा की स्पीड हो जाएगी। तो मतलब डी प्लस यू कितनी हो जाएगी आपकी, 12 प्लस 4 कितनी हो गई आपकी, 16। ठीक है, कहाँ जाना है आपको, 112 किलोमीटर, 112 को आप 16 से डिवाइड कर लो। ठीक है, 6 से 42, 7 इसका आंसर आ जाएगा, 7 घंटे। 7 घंटे इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, 7 घंटे इसका आंसर आ गया। बढ़ेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने आ गया है, एक निर्गम पाइप एक कुंड को 5 घंटे में खाली कर सकता है, कितने समय में पाइप टंकी का 2/15 भाग खाली करने मतलब कर देगा। आपको बताना है मतलब निर्गम पाइप का मतलब है पानी को बाहर निकालने वाला जो पाइप है, वो 5 घंटे में टंकी को खाली कर देता है। ठीक है, कह रहा है जो वो टंकी है, टंकी का 2/15 भाग कितने देर में खाली हो जाएगा, आपको बताना है। तो 5 घंटे में 5 घंटे में एक खाली होता है। ठीक है, 5 घंटे में एक खाली होता है, तो 2/15 भाग कितने में खाली हो जाएगा, क्या लिख दिया मैंने, एक 5 में खाली होता है, तो 2/15 मतलब इसका मैं क्या करूँगा, 2/15 कर दूंगा, तो 5 या 15 मतलब आ गया मेरा 2/3। 2/3 आया, ये घंटे में होता तो 2/3 आंसर होता। मिनट में चेंज करने के लिए मैं क्या करूंगा, 60 से कर दूंगा मल्टीप्लाई, 60 से मल्टीप्लाई करूंगा, कट जाएगा 20, और 20 दूनी कितना आ गया आपका, 40 आ गया। इसका मतलब 40 मिनट में ये जो पाइप है इसको खाली कर देगा, इसका 2/15 भाग, जो टंकी इसकी पूरी भरी हुई है उसको। ठीक है, एक्स मान के भी आप कर सकते हो कि मान लिया आपने जैसे एक निर्गम पाइप है तो उसको एक्स माना, तो एक्स बराबर कितना है आपका, एक्स बराबर आपका 5 हो गया। अब आप इसका एक्स निकालोगे तो आपको एक्स नहीं निकालना है, सीधे सीधे ऐसे करके लिखो और बात खत्म। ठीक, आज का मैथ्स का आपका लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। इसके बाद आपको रीजनिंग शुरू होगी जो आपको कराएंगे नीरज सर। ठीक है, बढ़िया करके, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है वो बहुत, ये आपका साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, आप लोग कैसे आंसर करेंगे। एक वर्ष के लिए 1650 की राशि पर साधारण ब्याज समान अवधि के लिए 1450 पर साधारण ब्याज से 50 रुपए अधिक है। ब्याज की दर आपको बतानी है। एक वर्ष का टाइम दिया। अब अगर आप बेसिक से लगाओगे, तो आप क्या करोगे, इंटू 1 इंटू आर, ठीक है, अपॉन
अपॉन आपका 100 हो जाएगा, और माइनस में आपका कितना हो जाएगा 1450 गुणा 1 गुणा r बटे 100 बराबर आपका कितना हो रहा है 50, क्योंकि माइनस कर रहे हैं हम लोग, माइनस कर रहे हैं ना। अब देखो जीरो से जीरो कैंसिल, इस वाले जीरो से जीरो कैंसिल, कितना आया आपका 165 r माइनस 145 r, और जो नीचे का 10 एलसीएम लेके उधर भेज देंगे तो वो आपका कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 10 एलसीएम सेम है, 10 लेके हमने उधर भेज दिया। आप इसमें से घटाओगे तो कितना आएगा आपका, आपके पास 20 r बराबर कितना हो गया 500 हो गया। आप इसको काटो, जीरो से जीरो काट दिया, इससे इसको काटा तो कितना आया आपका r बराबर आ गया 25%, जो इसका आंसर है। आप इसको ऐसे करके लगा सकते थे। दूसरा तरीका मैं आपको बताऊं, दूसरा तरीका, बड़ी वैल्यू लिखो आप 1650 लिखो, उसके बाद छोटी वैल्यू आपकी कितनी है 1450, घटाओ इसमें 200 किसके बराबर आ गया 50 के बराबर आ गया, रेट कितने पे निकलता है 100 पे, 100 पे रेट निकालेंगे तो नीचे आ जाएगा आपका 200, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, अब बचा आपका ये, तो यहाँ से भी आपका 25% आंसर आया, ठीक है। तो आपका 25% आंसर आ गया। ये बेसिक तरीका हुआ, आपको ऐसे नहीं करना है, आपको ऐसे करके करना है। और बाकी आप लोग चैनल पे आके एक बार देख सकते हैं कि मैथ्स कैसे पढ़ाया जाता है, इसको एग्जाम में कैसे टैकल करें, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है बच्चों। तो अब आपके जो मैथ के क्वेश्चन थे वो आपके मैथ के क्वेश्चन हो चुके हैं, अब आपकी रीजनिंग स्टार्ट होगी, रीजनिंग आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, नीरज सर। तो आप लोग से निवेदन है कि अगर आपको चीज़ें ठीक लग रही हों तो क्लास पे जरूर विजिट करें, ठीक है। चलिए आइए नीरज सर। जय हिंद साथियों, मैं नीरज आपको रीजनिंग और इंग्लिश का सेक्शन कराऊंगा। अभी तक आपके जीएस और मैथ के सेक्शंस हो चुके हैं। तो सबसे पहले रीजनिंग का क्वेश्चन ये है कि दी गई श्रृंखला में से ऐसी कितनी संख्या है जिसके ठीक पहले और ठीक बाद, क्या आएगा, एक प्रतीक आएगी, एक चिन्ह आएगा, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना, आपको देखना है कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसके पहले और ठीक बाद एक प्रतीक आएगा। आप 3 देखेंगे, 3 के पहले एक ये आ रहा है, एक @ आ रहा, तो एक ये होगा। इसके बाद 6 देखेंगे तो इसके पहले भी आ रहा, इसके बाद 95 देखेंगे तो इसके पहले भी आ रहा, 6 देखेंगे तो इसके पहले भी आ रहा। मतलब अभी तक हमारे 1 2 3 4 हो गए, ठीक है। अब हम और देखते हैं, अगर हम और देखते हुए जाते हैं तो हम देखेंगे कि सर ये हमारा जो 8 है इसके पहले भी 2 प्रतीक जो चिन्ह आ रहे हैं, और 0 भी हमारे पहले 2 प्रतीक और 2 मतलब एक आगे @ आ रहा और पीछे हमारा एक्सक्लामेटरी का जो साइन है वो आ रहा। मतलब कुल मिला के कितने हो गए, तो कुल मिला के 6 हमारे राइट आंसर हो गए, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते। 2 नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी से क्वेश्चंस हैं, तो बहुत ज़्यादा इसमें परेशान नहीं होना। जो हमारे साथ रेगुलर बेस पे जुड़े हैं तो ऐसे क्वेश्चन को वो विदिन 5 to 6 मिनट में इस सारे सेक्शन को हटा सकते हैं। देखिए जैसे है, देखो यहाँ पे दे रखा है कि निम्नलिखित में से ऐसे कौन से अक्षर के समूह दी गई श्रृंखला में जब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। सीधा सीधा हमसे ये पूछा है कि यहाँ पे सर क्या आएगा। तो हम देखेंगे, देखिए ये 8 9 10, ठीक है, H 8 होता है, I 9 होता है और J 10 होता है, तो इसके मतलब यहाँ पे हमारा 11 11 मतलब हमारा K आएगा। तो 2 ऑप्शन तो आप ऐसे ही हटा सकते हैं सर, 2 ऑप्शन तो नहीं आएगा। आप देखेंगे, देखो B C D, इसका मतलब कि यहाँ पे A होगा, फिर B होगा, फिर C होगा, फिर D होगा, मतलब KA होना चाहिए, और 2 नंबर हमारा राइट आंसर होगा, KA हमारा राइट आंसर। तो बहुत इजी से हैं, ऐसे बहुत मुश्किल नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइम लेने की ज़रूरत हो, ठीक है। अब देखो ये एक आपके सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन है, ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं है, बस आपको चीज़ें को आराम से देखते रहना है। उसने क्या कह रखा है कि 6 मित्र हैं, कौन कौन, JK L M N और O, ठीक है, एक गोलाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, ठीक है। तो ये एक गोलाकार मेज हो गया। आप कहेंगे हाँ, और मैंने ऐसे 6 लोगों को बैठा लिया, ठीक है सर। अब कह रहा जे जो है के ठीक बाईं ओर बैठा है, के के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, ठीक है, जे जो है वो के ठीक दाएं ओर बैठा है। तो जे जो है के ठीक दाएं ओर बैठा है। आप कहेंगे हाँ सर। अब देखोगे कह रहा कि ओ एल और एम, ठीक, जो एल और एम है उसके ठीक बीच में कौन बैठा है सर, ओ बैठा है। इसे अभी छोड़ देते हैं, पहले हम आगे देखने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या कह रखा है सर, एन जो है एम के ठीक बाईं ओर बैठा है। एन जो है वो एम के ठीक बाईं ओर बैठा है। देखो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा बाईं ओर हो गया, ठीक है सर। अब कह रहा, अब इसे देखेंगे, एन और एल के बीच में ओ बैठा है। अगर हम यहाँ पे एल रख देंगे, अगर आप ध्यान से देखना, अगर हम अपना एल यहाँ रख देंगे और एन को हम यहाँ रख देंगे तो ओ हमारा यहाँ पे बीच में बैठेगा। मतलब सारे सीटिंग हमारे अरेंजमेंट हो चुके हैं, समझ गए। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि एम के ठीक दाएं ओर कौन बैठा है। तो एम के ठीक दाएं ओर ये हमारा दाहिना हाथ हो गया, और दाएं ओर कौन बैठा है, तो आप कहेंगे सर के फॉर किंग जो है हमारा राइट, जो राइट सेक्शन पे है वो बैठा है, ठीक है। तो बहुत इजी सा सवाल है,
बस आपको थोड़ी सी पेशेंस बनाने की ज़रूरत है और चीज़ों को करते जाना है। ठीक है, अब 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन में क्या क्या किया, दी गई श्रृंखला में से ऐसी कितनी अभाज्य संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले एक सम संख्या और ठीक बाद एक विषम संख्या है। सीधी सीधी बात यह है कि ठीक पहले एक सम संख्या होनी चाहिए और ठीक बाद एक क्या होनी चाहिए, विषम संख्या होनी चाहिए। तो हम देखेंगे कि सर देखो, ये देखिए इसके ठीक पहले एक इसे छोड़ो, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, देखो 3 को देखो, 3 को देखो। अगर हम 3 को देखते हैं तो 3 के पहले क्या है, सम संख्या है, और 3 के बाद क्या है, एक विषम संख्या है, मतलब एक हमारा ये हो गया। फिर हम पहले सम संख्या को ढूंढते हैं। सम संख्या तो आप कहेंगे सर ये एक सम संख्या है, पर इसके बाद इसके पीछे हम देखेंगे ये भी सम संख्या है, सर इसे छोड़ दो। फिर हम सम संख्या को ढूंढते हैं, ये भी हमारा सम संख्या है और ये हमारा क्या है, एक विषम संख्या है, और ये भी हमारा हो सकता है। तो मतलब सर 2 हमारे तो हो गए। और हम आगे बढ़ते हुए जाते हैं, और हम आगे बढ़ते हुए जाते हैं तो हम देखेंगे कि सर हमारा एक ये सम संख्या है और एक ये हमारा विषम संख्या है, 3 ये भी है। तो सर 3 नंबर आने चाहिए, 1 2 3, और 3 हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि 3 ही ऐसी संख्याएं हैं जो चीजें फॉलो करती हैं। ठीक, बहुत शानदार, बहुत दमदार। बस चीजों को आराम से करते जाना। देखो ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। मैं कह सकता हूँ रीजनिंग के सेक्शन का सबसे इजीएस्ट जो सवाल है वो यही है कि क्या देख रखा है कि 4 अक्षर, 4 ऐसे समूह है, इनमें से कौन सा विषम है उसे हमें फाइंड आउट करनी है। तो अगर आप देख पाएंगे, अगर आपको कोडिंग की चीज़ें याद होंगी, अगर आपको प्लेस वैल्यू याद होगी, तो देखोगे m हमारा 13 होता है और n हमारा 14 होता है, g हमारा 7 होता है, h हमारा 8 होता है, c हमारा 3 होता है और d हमारा 4 होता है, मतलब 1+1+। ठीक है, तो ये कितना होता है सर, Q हमारा 17 होता है, ये हमारा 19। सर कैसे ये 17 और ये 19, तो सर 18 कहाँ गया, तो सर 18 नहीं आया, मतलब डी हमारा राइट आंसर होगा। ये क्या है सर, ये एक ऑड है, ये एक विषम है, मतलब चीजें रिलेट नहीं कर पा रही है, तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन हमारे सामने एक स्लोगन का क्वेश्चन है, और ये भी बहुत ही आसानी से आप कर पाएंगे। बस जैसे जैसे चीजें कहती जा रही वैसे वैसे आपको करते जाना है। ठीक है, तो क्या कह रहा है सर कि कुछ गुलाब गुलाबी हैं। मैंने कहा कुछ गुलाब मतलब कुछ रोज क्या है सर, कुछ रोज हमारी गुलाबी है, मतलब पिंक है। आप कहेंगे हाँ सर ये तो सही है। अब दूसरा क्या कह रहा है, कुछ गुलाब लाल है। सर कुछ गुलाब हमारे लाल है, मैं इसे गुलाब रोज लिख के, और ये मैं क्या कर देता हूँ, कुछ गुलाब हमारे क्या है, लाल है, मतलब मैं इसे रेड लिख देता हूँ। ये हमारा रोज हो गया, ये हमारा रेड हो गया, ये हमारा पिंक हो गया। अब निष्कर्ष देखना है, क्या कह रहा सर, कुछ गुलाबी लाल है, कुछ गुलाबी लाल है। आप कहेंगे नहीं सर ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कुछ गुलाबी लाल नहीं है। दूसरा देखेंगे सर, कुछ लाल गुलाब है, कुछ लाल गुलाब है। आप कहेंगे हाँ सर ये सेक्शन जो है, जो लाल भी है और गुलाब भी है, मतलब ओनली 2 फॉलो कर रहा, तो ऑप्शन नंबर 1 केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ठीक है, बहुत शानदार। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखोगे आप, ये है हमारे पास कौन सा सर, ये है हमारे पास 7 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमारे पास 7 नंबर क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन का आंसर देना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप कह सकते हैं सिर्फ सर जोड़ घटाने वाला क्वेश्चन है, और जोड़ना और घटाना है। ठीक है, इसमें क्या रहा है 3। ठीक है, 3 हमारा हो गया, और m की जगह क्या है, m जोड़ को दर्शाता है। ठीक है, इसके बाद 4 n हमारा गुणा को दर्शाता है। फिर 25 p हमारा किसे दर्शाता है, p हमारा भाग को दर्शाता है। फिर सर 2, और सर ओ हमारा किसे सर, घटाना को दर्शाता है। ये हमारा 12 इक्वल टू सर 0। ठीक है, हम देखेंगे तो सर इसमें भाग देंगे। अगर हम इसे भाग देते हैं, 25 में 2 का भाग देते हैं, तो सर हमारा आएगा कितना सर, 12.5। 12.5 आएगा, और इसमें मैं 4 का गुणा करूंगा, तो मैं इसे सॉल्व करके देखता हूं, तो ये हमारा कितना आ जाएगा सर, इसमें आप गुणा करेंगे तो 4 पंचे 20, 0 और 2 हमारा हासिल में, 12 चौक 48 और 2 50। ठीक है, आप कहेंगे हाँ सर ये हमारे 50 तो आ गए। अब हम क्या करते हैं, ये 3 हो गया और ये 50 हो गया और -12 हो गया, इसके अलावा सब खेला खत्म हो चुका है, इसका कोई काम ही नहीं है। ठीक है, अब हम देखेंगे तो ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा हो गया 53, और 53 में से अगर हम 12 को घटा देते हैं तो एक बच्चा भी, युगांडा का बच्चा होगा, वो भी कहेगा सर 41 हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, बहुत शानदार, बहुत दमदार। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये आया आपके सामने 8 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं हमेशा जब इस क्वेश्चन को कराता हूं तो मैं हमेशा कहता हूं कि इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसके भाग की तरफ देखेंगे। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे, देखो ये हमारा 25 है और भाग देता हूं ये हमारा 80 से। ठीक है, अब हमें चाहिए यहाँ पे इंटीजर, हमें क्या चाहिए यहाँ पे इंटीजर। अब इंटीजर पाने के लिए हमें एक चीज, ये पूरा डिवाइड हो जाना चाहिए।
ठीक है। तो अगर हम इसे देखते हैं तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं सर 25/80 और इसे 5 से काटेंगे तो 5 पचे 25, 16 पचे 80। मतलब अगर सर यहाँ पे किसी तरीके से अगर ये 16 आ जाए तो मैं इसे ऐसे काट सकता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा सर 12 की जगह 16 और 16 की जगह 12 ले लूंगा तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ऑप्शंस हैं, आप चाहे तो ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे, अगर आप देखेंगे तो ये हमारा राइट आंसर होगा। अगर आप कहें तो मैं करके भी दिखा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि आपका जो बात है, आपकी बात तो हमें रखनी ही पड़ेगी। सर ये हमारा 12 हो गया, 16 की जगह मैं 12 रख दे रहा। ठीक है, प्लस 12 की जगह मैं क्या रख दे रहा, 16 रख दे रहा। गुणा करके सर ये 25 लिख दे रहा, और भाग में मैं कितना लिख दे रहा, आप कहेंगे सर भाग में मैं 80 लिख दे रहा। ठीक है, इसके अलावा माइनस कितना कर दूंगा, 10 कर दूंगा। हमें करना कितना है, हमें सिर्फ 7 करना है। तो हम देखेंगे कि सर क्या कर सकते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि सर देखिए ये 5 पचे 25 हो गया, हमारा क्या हो गया 16 पचे 80 हो गया, 16 से 16 खत्म हो गया। तो हम क्या करेंगे सर, हम देखेंगे कि और हमारा क्या बच रहा है, 5 और 12 5 17, 17 में से 10 गए तो हमारा 7 हमारा राइट आंसर होगा। तो आप किसी भी तरीके से चीज़ों को कर सकते हैं, आपकी मर्जी आपकी श्रद्धा, जैसे जैसे किसी को कर सकते हैं। अब एक ये जीएस से बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसमें मैं क्या ही बता सकता हूँ कि उड़ीसा जो है उड़ीसा में हमारा जगन्नाथ मंदिर है। तो सर हमारा एलिफेंटा कहाँ होगा, तो एलिफेंटा हमारा कहाँ होता है, महाराष्ट्र में होता है। स्वर्ण हवा महल हमारा क्या होता है, तो हवा महल जयपुर में होता है। चार मीनार हमारा तेलंगाना में होता है। स्वर्ण मंदिर जो होता है हमारा पंजाब में होता है। तो ये चीज़ों को आप देख सकते हैं, ये जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, ये कथन और निष्कर्ष से क्वेश्चन है आपके सामने। तो कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन बस क्या करना है, अभी मैंने एक क्वेश्चन आपको पहले से भी करा रखा है। क्या सर, पहले इसे देखेंगे, कुछ टंकी क्या है सर, कुछ टंकी हमारे क्या है सर, कुछ टंकी हमारे कुंड है। ठीक है, कुछ टंकी हमारे कुंड है, और कह रहा कोई पाइप टंकी नहीं है। अगर कोई पाइप टंकी नहीं है तो कोई पाइप कुंड तो हो ही सकता है। आप कहेंगे हाँ सर, कोई पाइप कुंड हमारा हो सकता है, कोई पाइप हमारा कुंड हो सकता है। अब निष्कर्ष देखेंगे तो कोई पाइप कुंड नहीं है, कोई पाइप कुंड नहीं है, कोई पाइप कुंड नहीं। आप कहेंगे नहीं सर, कोई पाइप कुंड तो है, ये सेक्शन हमारा कुंड तो है। ठीक है, दूसरा कह रहा कुछ टंकी कुंड नहीं है, कुछ टंकी कुंड नहीं है। आप कहेंगे नहीं सर, ये टंकी कुंड है, मतलब ये भी नहीं होगा। ना तो एक अनुसरण करेगा, ना तो दो अनुसरण करेगा। ठीक है, बहुत शानदार। 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। सर कैसे, सर इजी कैसे है, तो मैं कहूंगा आप इसे घटा लीजिए। अगर आप क्या करेंगे, 1098 में अगर आप 136 घटाएंगे, 1036 घटाएंगे तो आप कहेंगे सर ये हमारा कितना आएगा, तो आप हमारा ये हमारा सर 62 आएगा। आप इसे इसमें घटाएंगे तो भी 62 आएगा, इसे इसमें घटाएंगे तो भी 62 आएगा, इसे इसमें घटाएंगे तो भी 62 आएगा। इसका मतलब सर इसे भी हम घटाएंगे तो हमारा ये 62 आना चाहिए। हम इसमें से 62 अगर घटाएंगे तो हम देखेंगे सर हमारा कितना दिखा, लास्ट में 50, 850 दिखा है। अगर हम इसमें 62 घटाएंगे लास्ट में हमारा 8 आना चाहिए, और डी आंसर ऐसा है जिसमें लास्ट में 8 आ रहा है। तो बस चीजें को सिर्फ यूनिट डिजिट से उड़ा देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखो 12 नंबर क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मार्क दे रखा है। इसके अलावा 36, 44, 71, 135 और 260 दे रखा है। अगर हम देखते हैं सर हमारा कितना दे रखा है, हमारा 36 दे रखा है, हमारा 44 दे रखा है, हमारा 71 दे रखा है, हमारा 135 दे रखा है, हमारा 260 दे रखा है। अगर हम इसे छोड़ के इसे घटाएंगे तो हम देखेंगे सर हमारा ये कितना आ रहा है। आप कहेंगे सर 8 आएगा, इसे घटाएंगे तो हम देखेंगे सर हमारा ये 27 आएगा, इसे घटाएंगे तो हम देखेंगे सर ये हमारा कितना आएगा सर 64 आएगा, और इसे देखेंगे तो हमारा 125 आएगा। तो आप देखेंगे सर हमारे ये 2 का क्या है सर, 2 का क्यूब है, ये हमारा 3 का क्यूब है, ये हमारा कितना है सर, ये हमारा 4 का क्यूब है। ठीक है, तो हम इसे करेंगे तो सर हमारा इसमें 1 का क्यूब आना चाहिए, 1 का क्यूब मतलब हमारा 1 होना चाहिए, मतलब 35। इसका डिफरेंस 1 आना चाहिए, मतलब 35 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, बहुत शानदार। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इजी सवाल है इसलिए मैं जल्दी से कराता जा रहा हूँ। ठीक है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है ये सवाल। देखो अब इसे देखना है, एक डायग्राम का क्वेश्चन है, और आपको क्या करना है, वो फिगर को फाइंड आउट करनी है जो इस सीरीज में बढ़ता जाए। ठीक है, ध्यान से अगर आप देखेंगे, अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे कि क्या सर ये हमारा 2 कदम पीछे जा रहा है, 1 कदम 2 कदम, और ये हमारा सर 1 कदम आगे बढ़ा। ठीक है, मतलब ये गोला 1 कदम आगे बढ़ा, ये तीर 2 कदम पीछे बढ़ी। फिर आप देखेंगे कि सर ये गोला हमारा 1 कदम 2 कदम आगे बढ़ा, यहाँ ना जाके यहाँ गया, और फिर ये हमारा कितना गया सर, 1 कदम पीछे गया। ठीक है, अब आप कहेंगे सर ये हमारा 1 कदम पीछे गया, और ये हमारा 2 कदम पीछे गया, अब ये 1 कदम पीछे जाएगा, मतलब तीर तो कुछ ऐसा होना चाहिए। तो सर ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, 2 ऑप्शन तो हमारे ऐसे ही कट गए।
अब आप कहेंगे सर ये हमारा कहाँ जाना चाहिए, तो आप कहेंगे सर ये हमारा 2 कदम आगे जाएगा, 2 कदम आगे जाएगा, मतलब सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, एक 2 कदम आगे जाएगा, एक 1 कदम पीछे जाएगा, बस यही आपके पास लॉजिक है। ठीक है, ये आपके सामने क्वेश्चन है, सीटिंग अरेंजमेंट का ही है। तो थोड़ा सा इसे ध्यान से देखेंगे क्योंकि सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन में आपको बहुत सारी तकलीफें आ सकती हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखोगे कि 6 मित्र हैं और सारे क्या उत्तर की तरफ बैठे हैं, तो हमारे पास 1 2 3 4 5 और एक और बैठा देता हूँ 6। ठीक है, अब कह रहा है, देखो इसे अगर पढ़ो लास्ट में पढ़ोगे, एन और ओ दोनों क्या है छोर पे बैठे हैं। अब आपके सामने 2 सिचुएशन आपके दिमाग पे आ सकती है। अगर आप सही से पढ़े लिखे हैं तो आपके सामने 2 सिचुएशन आएगी सर, क्या कि हमारा एन यहाँ होगा, ओ यहाँ होगा। अगर सर कह सकते हैं ओ यहाँ होगा, एन भी यहाँ हो सकता है, 2 छोर हो सकते हैं, कोई कहाँ कहीं भी बैठ सकता है। ठीक है, पर आगे अगर आप देखेंगे एक चीज देखेंगे सर, क्या कि सर एन पी के ठीक बाईं ओर बैठा है, एन जो है पी के ठीक बाईं ओर बैठा है। अगर हम पी को देखो पी के यहाँ लिख देता हूँ, पी के दाहिनी ओर हमारा एन हो गया, पी के दाहिनी ओर हमारा एन हो गया, पर बाएं लिखना है। मतलब एक चीज तो कंफर्म हो गया सर, पी हमारा यहाँ होगा, मतलब ये डायग्राम हमारा हो ही नहीं सकता। अब एक खत्म हो गया, बचे एक डायग्राम। ठीक है, अब क्या कह रहा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो कह रहा देखो आर जो है वो पी क्यू और ओ के ठीक बीच में है, तो आर हमारा बीच में होगा, किसके किस में होगा, इसके बीच में होगा। इसके बाद बच कौन रहा, आप कहोगे सर हमारा एक बच रहा, कौन वो बच रहा हमारा, कौन सा सर, हमारा बच रहा एम हमारा बच रहा, तो एम हमारा यहाँ हो जाएगा। अब ठीक यही पूछ रहा है क्या कि क्यू के ठीक बाएं कौन होगा, क्यू के ठीक बाएं कौन होगा, तो आप कोई अंधा भी देख के बता देगा कि सर ये हमारा एम होगा और एम इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और इस सेशन का शायद ये लास्ट क्वेश्चन है 15, हाँ इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, मतलब रीजनिंग के सेशन का, कि सर कह सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ये एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है कि कबीर कहता है कि स्नेहा की माता मेरे इकलौते पुत्र की माता है। ठीक है, अगर आप वर्बली करना चाहते हैं तो वर्बली कर सकते हैं कि क्या सर स्नेहा की माता मेरे पुत्र के, मतलब मेरे इकलौते पुत्र के क्या क्या है, इकलौते पुत्र की माता है, मतलब क्या हो गई कि ये कबीर की क्या हो गई, ये कबीर की पुत्री हो सकती है। सर मुझे नहीं समझ में आप क्या कह रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं ध्यान से दो, मेरे मतलब ये मैं हो गया, मेरे इकलौते पुत्र, इकलौते पुत्र की माता, इकलौते पुत्र मेरे इकलौते पुत्र की माता, और ये क्या हो गई सर, ये स्नेहा की माता हो गई। तो क्या कह रहा है कि स्नेहा का कबीर से क्या संबंध है, ये स्नेहा हो गया, स्नेहा का कबीर से क्या संबंध है, ये कबीर हो गई, तो स्नेहा का कबीर से क्या संबंध है, आप कहेंगे सर वो पुत्री हो गई। ठीक है, मैं मतलब मेरे, मैं कौन हूँ, कबीर हूँ। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। तो यहाँ तक हमारे रीजनिंग के सेक्शन हो गए समाप्त, और मैं आशा करता हूँ रीजनिंग का सेक्शन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने इंग्लिश के सेक्शन को, और इंग्लिश का क्वेश्चन सिर्फ 10 क्वेश्चन है इंग्लिश के सेक्शन को करने के लिए, और ये 10 क्वेश्चन बहुत ही इजी हैं, बहुत टफ नहीं है जिसे हम कहेंगे कि सर बहुत टफ है मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसा कुछ है ही नहीं। ठीक है, इसमें एक क्या दे रखा है, इसमें एक प्रोवर्ब दे रखी है सर, क्या कि गुड स्विमर्स ऑलवेज ऑफ एंड डाउन, कहते हैं ना जो अच्छे स्विमर्स होते हैं वो हमेशा डूब जाते हैं। तो इसका एक रिलेट सर किससे कर सकते हैं, सर बी प्रिपेयर फॉर सिनेरियो वेयर थिंग्स कैन गो रॉन्ग, मतलब अब जब हम उस चीज को ज्यादा प्रिपेयर करते हैं तो हम गलत हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं सर, ये तो नहीं हो सकता। सर पेशेंस इज ऑफन क्या रिवॉर्ड, मतलब पेशेंस जो है, जो आपका पेशेंस है वो अक्सर रिवॉर्ड देता है, सर नहीं ऐसा नहीं। अगर स्विमर्स पेशेंस रखते हैं तो सर वो डूब जाते हैं, ये रिवॉर्ड कहाँ से हो गया सर। इफ यू शेयर योर ग्रीफ, ग्रीफ का मतलब क्या होता है सर, ग्रीफ का मतलब होता है दुख। ठीक है, अगर आपने दुख को क्या करते हैं, शेयर करते हैं, तो इट विल गेट इजियर टू बियर, जब आप अपने दुख को क्या करते हैं, शेयर करते हो, क्या वो सहन करने में इजी हो जाता है। तो आप कहेंगे सर इसका कोई मतलब ही नहीं हुआ, ओवर कॉन्फिडेंस कैन डूम, डूम डूम मतलब क्या करता है, गिरा देता है, सजा देती है, इवन द कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट मतलब सक्षम, जब आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, आप सक्षम भी हो फिर भी क्या करती है, आपको गिरा देती है। तो मतलब सीधा सीधा ये आपके सामने एक राइट आंसर हो गया, सी इज द राइट आंसर, ओवर कॉन्फिडेंस के बारे में यहाँ पे बात कर रही है। ठीक है, बहुत शानदार, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखो एक स्ट्रैपिंग, स्ट्रैपिंग का क्या है, सिनोनियम करना है स्ट्रैपिंग का। तो देखो स्ट्रैपिंग का मतलब क्या होता है, अगर आपको नहीं पता, ठीक है, मैं हमेशा अपने सेशन में बताता हूं कि अगर आपको स्ट्रैपिंग का मतलब नहीं पता फिर भी आप इस आंसर को कर सकते थे। देखो कैसे कर सकते थे, ध्यान से देखना कि अगर आपको मीनिंग नहीं पता फिर भी आप कैसे कर सकते थे। देखो प्रोफेन, प्रोफेन अनक्लियर मडी, प्रोफेन अनक्लियर मडी, हजी, फिजी, ये सब क्या होते हैं,
ऑब्सिक्योर, ठीक है, मेरे मुंह से ऑब्सिक्योर, ये सब क्या होते हैं, ये सब क्या होते हैं, मतलब क्या होता है, अपवित्र, धुंधला, गंदा, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ यही होता है, ठीक है। ये सारे आपस में क्या है, आपस में सारे सिनोनियम है, अगर ये आंसर होगा तो ये भी होगा और ये भी होगा, तो इसका मतलब तीनों नहीं होंगे, तो मतलब ए इज द राइट आंसर, बिग एंड स्ट्रॉन्ग। या तो आपको सिंपल इसका मीनिंग याद होना चाहिए, या तो आपको इनका भी मीनिंग याद होना चाहिए, तो किसी भी तरीके से आप सिनोनियम कर सकते हैं, ठीक है। बहुत शानदार, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर आपके सामने क्वेश्चन है, देखो ये मुझे एक शानदार सा शेष क्वेश्चन लगा, इजी क्वेश्चन है पर एक अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। सर कैसे, ये अच्छा क्वेश्चन कैसे हो सकता है, कैसे कि आवर मास्टर हैड 2 अदर हॉर्सेस, मेरे मास्टर के पास, मेरे मालिक के पास 2 दूसरे घोड़े थे, दैट स्टूड इन, जो बांधे जाते थे और रखे जाते थे कहाँ, अस्तबल। अस्तबल में अब आप कह सकते हैं अस्तबल के बाहर भी रखे जा सकते थे, अस्तबल के विरोध तो सर होगा ही नहीं किसी के, अस्तबल के विरोध का मतलब क्या कि अस्तबल के ऊपर थोड़ी बांध देंगे, तो सर पहला तो देखो असाइड मतलब क्या होता है, असाइड मतलब के बाहर, मतलब असाइड मतलब बाहर भी बांध सकते थे, तो ये भी हो सकता है सर अनदर, ठीक है, अनदर भी दे रखा है, पर हम अभी 3 में कंफ्यूजन है। अब आप देखेंगे कि देखो ये हमारा प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद हमारा ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट हमारा नाउन हो सकता है, या तो क्या हो सकता है सर, हमारा प्रोनाउन हो सकता है, 2 ही चीज ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। अब अगर स्टेबल क्या है, अस्तबल क्या है, हमारा नाउन है, तो उससे पहले हमारा क्या आएगा सर, उससे पहले हमारा एडजेक्टिव आएगा, और बियॉन्ड हमारा प्रीपोजिशन होता है। असाइड, असाइड ऑफ आपने सुना होगा, असाइड ऑफ हमारा क्या होता है सर, ये भी हमारा प्रीपोजिशन होता है, तो सर प्रीपोजिशन यूज नहीं कर सकते, अगेंस्ट तो हम कर ही नहीं सकते, तो एक ही ऑप्शन बचा, कौन सा सर, अनदर। अनदर क्या होता है, हमारा एडजेक्टिव होता है। तो बस पार्ट्स ऑफ स्पीच से खेला है एग्जामिनर ने, और आपके साथ कुछ ही नहीं किया है, आपसे कुछ कह ही नहीं रहा, सिर्फ वो ये पता करना चाहता है क्या आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच आती है। तो अगर आपने कर दिया तो मैं ये मान के चलता हूं कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह आती है, ठीक है। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस को आपको ज्यादा टाइम नहीं देना, बस सीधा ये कह रखा है कि क्या करना है, अपोजिट मीनिंग निकालनी है, किसकी मीनिंग, डिसऑनर की अपोजिट मीनिंग निकालनी है, ठीक है, जो ब्रैकेट में दी गई है। अब डिसऑनर, डिसऑनर देखो, ऑनर ऑनेस्ट का मतलब क्या होता है, ऑनर का मतलब सम्मान होता है, डिसऑनर का मतलब जो क्या कहते हैं, आपको डिग्रेड करते हैं, ठीक है, जिसे डिग्रेड करके ह्यूमिलिएट करते हैं उसे क्या करते हैं, डिसऑनर कहते हैं, ठीक है। तो सेल्डम, अब आप फिर से देखोगे सेल्डम का मतलब होता है कि कभी कभी, अक्सर, ठीक है। रेयर, ये रेयर सिचुएशन है, ये अनयूजुअल है, तो ये सारे आपस में सिनोनियम हो गए। अब अगर ये आंसर होगा तो ये भी होगा, ये भी होगा, या तो सर तीनों नहीं होंगे, अगर आएगा तो खुद आएगा ना, सबको लेके डूबेगा, तो सर तीनों नहीं होंगे। रिस्पेक्ट, रिस्पेक्टेबल, ठीक है, रिस्पेक्ट हमारा क्या होता है, हमारा एक रिस्पेक्ट क्या होता है, वर्ब होता है, रिस्पेक्टेबल हमारा एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। तो रिस्पेक्ट को सबको पता है सर, रिस्पेक्ट मतलब सम्मान होता है, और डिसऑनर मतलब क्या होता है, अपमान होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने एक बड़ा सा पैसेज दे रखा है, पर पैसेज बहुत ही शानदार है, एक बार इस पैसेज को पढ़ेंगे और इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पैसेज की क्वेश्चन है, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बस पैसेज को समझना और इस जंग को जीत जाना है, ठीक है। तो पैसेज को अगर हम देखेंगे तो देखो, देखो कह रखा है कि अ स्क्वायरल स्टूड इन फ्रंट ऑफ शिवांग, मतलब एक स्क्वायरल है, मतलब गिलहरी है, वो किसके सामने, शिवांग के सामने खड़ा है। इट लुक्ड एट हिम फ्रंट बिटवीन इट्स लेग, मतलब वो दोनों ऐसे पैरों के, शिवांग के दोनों पैरों के बीच में से देख रहा है। इट्स टेल इन एयर, बैक अर्स्ड ग्रेसफुली, मतलब उसका जो पूंछ है वो क्या है, एयर में है, और उसका जो कहते हैं पीठ है, आंख है, वो क्या है, मुड़ी हुई है, ठीक है। एंड नोज क्वेरिंग, क्या एग्जैक्ट, एक्साइटेडली, ठीक है, उसके नोज जो है वो ऐसे हिल रहे हैं, ठीक है। हेलो सेड शिवांग, शिवांग ने क्या कहा, हेलो कहा। द स्क्वायरल ब्रश्ड इट्स नोज, मतलब उसने क्या किया, अपने जो नोज पे है क्या है, जैसे ये क्या है, फोर पॉ, फोर पॉ मतलब अपना होता है पंजा, पंजे से क्या किया, उसने सहलाया, ठीक है। विक्ट एट द बॉय, विक्ट मतलब क्या होते हैं, वो आंख, जैसे आंख मारने को हम विक्ट कहते हैं, उसने आंख ऐसे झपकाते नहीं है, तो उसने झपकाया, ठीक है। होप्ड ओवर हिज लेग, मतलब क्या, उसके पैर पे कूदा, किसके, शिवांग के। एंड रन अप ऑफ अ पिलर ऑफ लेजी, ये ऑन द बनियान ट्री, मतलब वो उछल के क्या, बनियान ट्री के ऊपर चढ़ गया। शिवांग लीन बैक अगेंस्ट द बोर्ड ट्रंक, मतलब वो क्या हुआ, ऑफ द बनियान ट्री, मतलब वो बनियान ट्री के ऐसे जस्ट जाके ऐसे लेट सा गया, लीन बैक कर लिया। एंड लिसन टू द, लिसन क्या, लेजी ड्रोन के बारे में,
ऑफ द बी, बी के जो वो छत्ते थे उसके बारे में वो क्या कर रहा था, उसकी आवाजें सुन रहा था। द स्क्वेयरिंग ऑफ द क्वेल, जो गिलहरी थी उनकी आवाजें सुन रहा था। और क्या थी, जो इंसेसेंट बर्ड टॉक बात कर रही थी उनकी आवाजों को सुन रहा था। और वो सोचा, उसने क्या सोचा, ऑफ मीना एंड किशन के बारे में, एंड टेल मिजरेबली, मिजरेबली हैप्पी, मतलब उस अंदर से एक खुशी महसूस करते हुए एक बात सोच रहा था। सर वो बात क्या सोच रहा था कि एंड देन ही रिमेम्बर्ड, उसे याद आया सोमी एंड द चाट शॉप। अब यहीं पे एक खेल होता है कि अगर उसे सोमी और चाट शॉप के बारे में ख्याल आता है, इसका मतलब ये कि जैसे मैं तुम्हें देखूंगा तब तुम्हारे बारे में मुझे ख्याल आएगा। इसका मतलब ये है कि वो जो शिवांग है उसके सामने कोई चाट शॉप होगी और उसने उस चाट शॉप को देखा, उसे सोमी के बारे में याद आया और चाट शॉप के बारे में याद आया। ठीक है, ठीक है, बहुत शानदार। द चाट वाला दैट गॉड ऑफ क्या टिक्कीज, वो क्या था, टिक्की बनाने का क्या था, राजा था। ठीक है, भगवान था। हैंडेड शिवांग अ लीफ ऑफ बॉल, मतलब उसके हाथ में क्या था, एक पत्ते थमा देता था, लीफ के पत्ते को थमा देता था, मतलब एक पत्ता को। और क्या करता था, एंड प्रिपेयर्ड आलू छोले, आलू छोले प्रिपेयर करता था। फर्स्ट स्लाइड पटेटो, पहले स्लाइड क्या, पटेटो के स्लाइड काटता था। देन पीस, देन रेड एंड गोल्ड चिलीज पाउडर, देन ए स्प्रेकिंग ऑफ जूस। ठीक है, वो इन सारे रेसिपी को क्या करता, मिक्स करता था, जो थे गोल्ड चिलीज वगैरह थे और जूस के थे। ठीक है, देन ही सूक इट ऑल अप एंड ब्राउन। ठीक है, इट लीव बाउल एंड द सिंपलिस, उसकी जो बनाने का तरीका क्या था, वो सिंपल था। ठीक है, सिंपलिसिटी थी। द आलू छोले वाज रेडी। ठीक है, सिंपल तरीके से आलू छोले को बना देता था। बस इतना ही आपको पढ़ना है, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, एक रैंडम आइडिया आपको मिल गया होगा कि पैसेज में क्या कहना चाहता है। अब आकर अगर आपको मैं क्वेश्चन दिखाऊं, अगर आप क्वेश्चन को दिखाओ, बस क्वेश्चन के आंसर देने और कुछ नहीं है। कि क्वेश्चन क्या कह रहा कि शिवांग इज स्टैंडिंग बाय द चाट शॉप, वो चाट शॉप के सामने खड़ा था। हिट फ्रेंड सोमी एंड फीलिंग मिजरेबली हैप्पी थिंकिंग अबाउट मीना एंड किशन। आप कहेंगे हाँ सर ये बात तो मैंने सुनी है कि वो सोमी के बारे में और किशन के बारे में याद कर रहा था, तो ये हमारा राइट आंसर हो सकता है। सर दो ऑप्शन क्यों नहीं गलत होंगे, तो आप देखेंगे कि इज एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ एनिमल, सर वो एनिमल का शौकीन नहीं था। वो सैड था, सर वो सैड भी नहीं था। कि वो ड्रीम देख रहा था, सर वो ड्रीम भी नहीं देख रहा था। वो तो चीजों को अपने सामने महसूस कर रहा था क्योंकि छोले वाला उसके सामने खड़ा था। अब आपके सामने एक क्वेश्चन और आ गया। ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन और आ गया। सर क्या आ गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा इसमें से सही नहीं है, नॉट ट्रू, नॉट ट्रू। ठीक है, आप कहेंगे द प्रिपरेशन ऑफ आलू सिंपल इज, जो आलू छोले के बनाने की जो प्रिपरेशन थी वो सिंपल थी, तो ये बात सही है। ठीक है, द चाट वाला स्टैंडिंग नियर द बनाना ट्री, सर ये भी सही है। द चाट वाला प्रिपेयर्स डिलीशियस टिक्की, सर ये भी सही है। सोमी इज द गॉड ऑफ टिक्की, नहीं सर छोला वाला जो था वो गॉड ऑफ टिक्की था, तो ये हमारा ऑप्शन गलत है, मतलब गलत ही ऑप्शन फाइंड आउट करना था। तो 6 नंबर हमारा राइट आंसर हो गया। अब आता है 7 नंबर क्वेश्चन। फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस आइडेंटिफाई द सुटेबल टाइटल ऑफ द पैसेज। हमें सुटेबल टाइटल क्या करना है, इस पैसेज का फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब सुटेबल टाइटल फाइंड आउट करने के लिए आपको उस पैसेज की मीनिंग को समझना पड़ता है। अगर आप पैसेज की मीनिंग को समझेंगे तब आप उस सुटेबल टाइटल फाइंड आउट कर पाएंगे। शिवांग्स लव फॉर स्ट्रीट फूड, मतलब वो जो स्ट्रीट फूड को पसंद करता था, तो सर इसके बारे में कुछ नहीं कहा है। द मैजिकल स्क्वायरल, सर स्क्वायरल के मैजिक, स्क्वायरल का काम इतना था वो कूद के फिर पेड़ पे चढ़ गया था, उसके बाद उसका कोई जिक्र ही नहीं है। द बनाना ट्री, सर बनाना ट्री के बारे में कोई, शिवांग गेट्स नॉस्टाल्गिक, नॉस्टाल्गिक का मतलब ये होता है कि जैसे फीलिंग हैप्पी टू रिमेम्बर पास्ट थिंग या पास्ट मैन वोमैन, जिसके बारे में पास्ट फ्रेंड। ठीक है, तो पिछली चीजों को याद करके खुश होने को क्या कहता है, नॉस्टाल्जिक कहते हैं। तो हमारा 4 नंबर इज द राइट आंसर हो जाएगा, 7 का 4 हो जाएगा। 8 नंबर अगर आप देखेंगे तो आइडेंटिफाई द करेक्ट थीम ऑफ पैसेज, मतलब करेक्ट थीम हमें देखनी है पैसेज के। ठीक है, तो आप देखेंगे तो ये हमारा एक करेक्ट थीम हो जाएगा, क्योंकि शिवांग इज द फीलिंग नॉस्टैल्जिक, मैंने नॉस्टैल्जिक का मतलब बता दिया, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा ये सारे होंगे नहीं कि सोमी टास्क किसके, शिवांग बैन टू बनियान आलू छोले, सर ये तो हो ही नहीं सकता, तो इसका कोई सेंस ही नहीं बन रहा। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन देखो, ऑन द बॉल। ऑन द बॉल होता है जैसे कि आप गेंद पे खड़े हैं, अगर आप गेंद पे खड़े हैं, ऑन द बॉल है, गेंद पे खड़े हैं, तो इसका मतलब क्या है, आप हमेशा सतर्क हैं, आप हमेशा क्या है, हमेशा अटेंटिव है, हमेशा ओपन आइड है, हमेशा क्या है, हमेशा कॉन्शियस है। ठीक है, ये सारे वर्ड होते हैं, हमेशा अवेक है। ठीक है, तो ऐसे करके चीजों को दे सकता है। टू मेक एफर्ट, टू अपोजिट व्यू पॉइंट, टू बी रेकलेस, सर ये तो हो ही नहीं सकता।
ठीक है, तो इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है, इंग्लिश के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, वो आपके सामने है, द फिल इन द ब्लैंक्स के है। द लॉर्ड हेनरी स्ट्रक अ लाइट ऑन अ डैश सिल्वर केस एंड बिगेन टू स्मोक अ सिगरेट। मतलब क्या है कि क्या किया कि जो लॉर्ड हेनरी था उसने जलाया, क्या जलाया सर, बस इसी के बारे में जलाया कि सर क्या जलाया, एक लाइट जलाया, किसे, तो आप देखेंगे सर साल्टी, साल्टी का मतलब क्या होता है, साल्टी का मतलब जैसे क्या, जब नमकीन होती है उसे साल्टी कहते हैं। सर हेल्पलेस, हेल्पलेस भी सर सेंसलेस है, क्योंकि इसका में इस मतलब हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, क्योंकि यहाँ पे हेल्पलेस लाइट क्या होती है, ऐसा तो कोई लाइट है नहीं जिसे हम ऑक्सीजन डाल के जला रहे हैं, फिर वो बुझ जा रहे, फिर ऑक्सीजन दे रहे, तो हेल्पलेस लाइट तो हो नहीं सकती। सर नास्टी, सर नास्टी भी नहीं हो सकती सर, नास्टी मतलब कभी सर कोई सेंस नहीं बन रहा। सर डेनी, डेनी मतलब क्या होता है सर, हैंडसम, सुंदर, हैंडसम हमारा राइट आंसर होता है, हैंडसम सुंदर ये हमारा हो सकता है। तो सर एक सुंदर सिल्वर केस थी जिसे जलाया और क्या किया, सिगरेट को अपना, सिगरेट जलाया और चीजों को अपना आगे बढ़ाया। तो ये हुई हमारे सामने क्या, रीजनिंग के और रीजनिंग के और रीजनिंग के और हमारे किसके, इंग्लिश के सेशन खत्म हो गए। अब हमारे रंजीत सर जो आपके हैं वो क्या लेंगे, रीजनिंग हिंदी के सेक्शन लेंगे, अमित सर, ठीक है अमित सर लेंगे, सॉरी अमित सर लेंगे हमारे हिंदी के से, हाँ अमित सर जी हिंदी के स्पेशलिस्ट है और हिंदी के सेशन बहुत ही दमदारी से लेते हैं, क्योंकि बहुत शानदार टीचर है हमारे अमित सर। तो आप आ रहे हैं हमारे अमित सर, एक बार जोरदार स्वागत करेंगे अमित सर का। जय हिंद साथियों, आप लोग हम लोग करेंगे डिस्कस। आप बाकी आप लोग देख चुके हैं, मैथ्स आपका हो चुका है, आपका जीके जीएस भी हो चुका है, आपका इंग्लिश हो चुका है, आपका रीजनिंग हो चुका है। हम लोग करेंगे अब हिंदी का डिस्कशन, ठीक है। हिंदी का डिस्कस करेंगे हम लोग। हिंदी में देखेंगे, पहले पैराग्राफ आपका दिया हुआ है, आप लोग इसको हिंदी का करने का तरीका ये होता है कि अगर आपको पैराग्राफ सॉल्व करना है तो सबसे पहले आप पैराग्राफ को सॉल्व करें, मतलब एक बार उसको ढंग से पढ़ें, पढ़ने की कोशिश करें, उसके बाद आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो पैराग्राफ में क्या दिया है, इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें, ठीक है। हमारी हिंदी सजीव भाषा है, इसी कारण इसे अरबी, फारसी, अन्य के संपर्क में जाकर इसके तो अनेक शब्द संग्रह ही हैं और अंग्रेजी को भी शब्द ग्रहण करती जा रही है। इसे दोष नहीं गुण ही समझना चाहिए, क्योंकि अपनी इस ग्रहण शक्ति से हिंदी अपनी वृद्धि कर रही है, हास नहीं। हास का मतलब होता है उसका डिके नहीं हो रहा है, ठीक है। ज्यों ज्यों इसका प्रचार बढ़ेगा त्यों त्यों नए शब्दों का आगमन होगा, क्योंकि प्रचार बढ़ेगा तो नए शब्दों का आगमन भी होगा। क्या भाषा की विशुद्धता के किसी भी पक्षपाती में ये शक्ति है कि विभिन्न जातियों के पारंपरिक संबंध को ना होने दिया जाए या भाषाओं को सम्मिश्रण क्रिया में रुकावट पैदा कर दे? ये कभी संभव नहीं है। हमें तो केवल इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस सम्मिश्रण के कारण हमारी जो भाषा है अपने स्वरूप को तो नष्ट नहीं कर रही। तो आप देखेंगे पहला क्वेश्चन आपका क्या है, अनुच्छेद के अनुसार हिंदी भाषा के किस गुण को दोष नहीं समझा जाना चाहिए? ऑप्शन देखो आप, सिर्फ अपनी वृद्धि करना। हिंदी के साथ जैसा कि आपको पता है, पैराग्राफ ने आपने पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा, पता चल रहा है कि हिंदी केवल अपनी वृद्धि नहीं कर रही, इससे और भाषाओं की वृद्धि हो रही है, इसलिए पहला ऑप्शन कट। किसी भी भाषा को ग्रहण नहीं करता, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इससे ग्रहण शक्ति हिंदी क्या है कि इससे इस ग्रहण शक्ति से हिंदी की वृद्धि कर रही है, ठीक है। तो ग्रहण शक्ति का मतलब क्या है, शब्दों का ग्रहण करना। तो शब्दों को ग्रहण किया जा रहा है, हिंदी की जो ग्रहण शक्ति है, जो उसको एक्सेप्ट करने की जो पावर है, उससे क्या है कि उसका जो शब्दों का भंडार है वो बढ़ रहा है और उससे अन्य भाषाओं का भी विकास आपका हो रहा है, ठीक है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी आपका पैराग्राफ से ही होने वाला है, ठीक है। पैराग्राफ सेम है, क्वेश्चन बदला हुआ है। अनुच्छेद के अनुसार भिन्न भाषाओं के सम्मिश्रण की प्रक्रिया में हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए? अभी हमने पैराग्राफ पढ़ा था, ठीक है, पूरा पैराग्राफ। तो पहले पैराग्राफ पढ़ेंगे, फिर उसको समझेंगे, उसके बाद आंसर करेंगे, ठीक। क्या है कि हिंदी जो सम्मिश्रण है, उस सम्मिश्रण से क्या हो रहा है कि हमको ये देखना है कि हमारा जो भाषा है उसका स्वरूप नष्ट तो नहीं हो रहा है नहीं। जिससे क्या है, हमारा जो सम्मिश्रण से रुकावट पैदा कर दे, ये कभी संभव नहीं है। हमें तो केवल इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि इस सम्मिश्रण के कारण हमारी भाषा अपने स्वरूप को तो नष्ट नहीं कर रही है। स्वरूप का मतलब उसका जो रूप है उसको तो नष्ट नहीं कर रही, इसीलिए आंसर है कि हमारी भाषा का स्वरूप तो नष्ट नहीं हो रहा है। आप यहाँ से इसको टैकल कर सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन दूसरे का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये पैराग्राफ का क्वेश्चन था, आप इसको आराम से छांटेंगे, एक बार पहले अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद आंसर करने की। अगला क्वेश्चन लग चुका है कि अनुच्छेद के अनुसार हिंदी में नए नए शब्दों का जो आगमन हो रहा है, मतलब जो नए नए शब्द आपके जुड़ रहे हैं, उससे क्या होगा, है नहीं।
ऑप्शन देखेंगे, हिंदी सीखने में रुकावट होगी, नए नए शब्द आ रहे हैं तो हिंदी सीखने में रुकावट भैया क्यों होगी, ऑप्शन कट जाएगा। हिंदी का मिश्रित रूप या हिंदी का, यहाँ पे का होगा, हिंदी का पतन, अगर नए शब्द आएंगे तो पतन क्यों होगा, नए शब्दों से तो अच्छा है ना, नई जो आपकी शब्दावली बनेगी, मतलब डिक्शनरी बढ़ेगी आपकी, तो नए शब्द यूज कर पाएंगे आप। और हिंदी का मिश्रित रूप ऐसा भी नहीं है, हिंदी में क्या होगा कि हिंदी का जो शब्द भंडार है, हिंदी का जो डिक्शनरी है, उसमें आपकी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी अगर हिंदी में नए नए शब्द आएंगे। इसको भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं थी, आप वैसे ही देख के आंसर कर सकते थे क्योंकि 3 ऑप्शन आपके निगेटिव थे। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे हम लोग, 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 फिर आपका इसी से है और आप देख रहे हो इसमें कि इस अनुच्छेद का कोई उपयुक्त शीर्षक आपको बताना है। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि शीर्षक कैसे फाइंड करें, टाइटल को कैसे फाइंड करें। तो इसका उपयुक्त शीर्षक आप देखोगे, इसमें मेनली जो बात हो रही है वो किसकी बात हो रही है, भारतीय भाषा से कोई संबंध नहीं है, भारतीय भाषा की बात नहीं हो रही है, संपर्क भाषा का भी कोई संबंध नहीं है, हिंदी भाषा की बार बार बात हो रही है, क्योंकि हिंदी भाषा से ही चीजें रिलेट करके हिंदी के शब्द के भंडार में वृद्धि हो रही है, हिंदी से और भाषाएं सीख रहे हैं। तो बेटा बात किसकी हो रही, तो सबसे उपयुक्त जो शीर्षक होगा वो आपका हिंदी भाषा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। पढ़ेंगे बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग चलेंगे। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही उत्तर का आपको चयन करना है जो रिक्त स्थान के लिए बिल्कुल सही, जो सही है वो विकल्प होगा। हम लोग ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को हम पढ़ के देखते हैं। ठीक है, जहाँ पे फिलअप करना है, जैसे दिया है जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत, मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक मनुष्य समाज का क्या बनकर रहता है, मनुष्य समाज का फैलाव बनकर रहता है। फैलाव से क्या संबंध है भैया, कोई संबंध नहीं है। मनुष्य समाज की आवश्यकता होता है, बिल्कुल नहीं होता है। जीवन होता है, नहीं होता है। मनुष्य समाज का क्या होता है, एक अंग बनकर रहता है। ऑप्शन को फिल करके देखोगे चारों को, अपने आप से आपको आंसर पता चल जाएगा कि कौन सा यहाँ पे सूटेबल लग रहा है। ठीक है, बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब हिंदी का छठा क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है। छठा क्वेश्चन है, ये आपको करना है अरेंज, मतलब इसको आपको कराना है, क्रम में लगाना है, इसको सुसंगत ढंग से इसको आपको सेट करना है। तो आप कभी भी देखेंगे क्वेश्चन ज्यादातर जो शुरू होता है आपका सर्वनाम से, संज्ञा से शुरू होगा, तो आप इसको अरेंज करेंगे। ठीक है, अब पहला ऑप्शन, ऑप्शन के हिसाब से अरेंज करके देखना, ए बी सी डी। ए क्या है, करने में सहायता होता है। दूसरा युद्ध होते हैं, क्या राइमिंग हो रहा है, नहीं हो रहा है, हटा दिया। दूसरा देखो सी डी ए बी। सी क्या है, मन के आदेश पर ही नियंत्रित रूप शांति स्थापित करने में सहायक होता है। और युद्ध होते हैं मन का, युद्ध होते हैं मन का, ये कोई किसी सेंटेंस का लास्ट शब्द हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, इसको भी हटा देंगे। आते हैं बी और सी पे, युद्ध होते हैं और मन का मन के, अब 2 बार आ गया, मन का मन के आदेश पर ही, ठीक है, नियंत्रित शांति रूप से स्थापित करना, शांति स्थापित करने में सहायक होता है। आपको लग रहा है क्या, मन का मन के 2 बार आ गया, नहीं। अब आप इसको देखो, सी को, मन के आदेश पर ही युद्ध होते हैं और मन का नियंत्रित रूप से शांति स्थापित करने में सहायता, मतलब होती है, मन का जो नियंत्रित करता है उस रूप में शांति स्थापित होती है। इसको आप जब लगाओगे तो एक अच्छे से आपका अरेंजमेंट बनेगा और उसका एक मीनिंग निकल के आएगा। ठीक है, उसका एक मीनिंग निकल के आएगा। तो ऑप्शन से इस तरीके के क्वेश्चन को भी ऑप्शन से ही लगाया करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बालू। बालू का आपसे पूछा गया है कि जो बालू है शब्द, उसका पर्यायवाची आपको बताना है कि इनमें से कौन सा नहीं होगा। बालू, बालू मतलब जो आपकी मिट्टी होती है उसके बारे में बात कर रहा है। तो आप देखोगे बालुका भी बालू को कहते हैं, रेत भी बालू होती है, शैकत भी बालू कहते हैं, लेकिन चित्रक बालू को नहीं कहते हैं। ये गलत हो जाएगा, चित्रक नहीं कहते हैं बालू के लिए। तो ये आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि बालू तो सही होगा, रेत भी सही होगा, मिट्टी है, शैकत है, ये सब आपके बालू के क्या होते हैं, पर्यायवाची होते हैं। आपका चित्रक इसका पर्यायवाची नहीं होता है। पढ़ेंगे फिर आपका व्यवस्थित वाला क्वेश्चन आ गया। फिर व्यवस्थित आपको जैसे करके बताया वैसे ही करके आप क्या करोगे, ठीक है, इसको टैकल करने की कोशिश करोगे। तो मैंने आपसे कहा कि संज्ञा, संज्ञा से जो चीजें शुरू हो रही हैं, अब देखो एक में बी हो रहा है, एक में ए। बी से अगर देखोगे, की से सेंटेंस शुरू नहीं होता है, की से नहीं सेंटेंस शुरू होगा। सी देखेंगे, अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें, महिला ने कुछ क्षण प्रतीक्षा की, बिल्कुल नहीं होगा। ए से तो बिल्कुल नहीं होगा, और से सेंटेंस नहीं शुरू होगा। डी से शुरू होगा, देखो अब डी, महिला ने कुछ क्षण प्रतीक्षा की कि कोई बस आ जाए और उसमें सवार होकर वह अपने लक्ष्य तक पहुंचे। ये एक तरीके से आपका बिल्कुल अरेंज तरीके से आपका मीनिंग निकाल रहा है। ठीक है, तो ये आपका 8वां क्वेश्चन बेटा हो जाएगा। बढ़ेंगे 9वें क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो विलोम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। अनिवार्य का आपको वो पूछा है विलोम शब्द। अनिवार्य का मतलब होता है जिसको करना अनिवार्य हो। ठीक है,
अकूलन नहीं होगा, विगत आगत का होता है। अब बचा आपका असीम ससीम, ये लेकिन ऐच्छिक। तो अनिवार्य का मतलब है जरूरी और ऐच्छिक का मतलब हमारी इच्छा है हम उसको करें या नहीं। ठीक है, तो इसका अपोजिट हो जाएगा। बेटा आज की लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है। आपसे पूछा है कि वर्षा ऋतु का भारतीय जीवन और साहित्य में विशेष डैश मिलता है। जैसे आपसे बताया, चारों ऑप्शन फिल करके देख लो, आपको आनंद अपने आप से पता चल जाएगा सूटेबल कैसा है। वर्षा ऋतु का भारतीय जीवन और साहित्य में विशेष आनंद मिलता है, बिल्कुल मिलता है। सुलेख का मतलब जो खुद से लिखा हो, सुलेख होता है। ठीक है, और कहावत होगा नहीं तो बेटा आंसर हो जाएगा उल्लेख, इसका करेक्ट आंसर उल्लेख मिलता है। आज का सेशन आपके सामने डिस्कस किया गया पूरा प्रीवियस ईयर बच्चों, ये क्वेश्चन पेपर था। और आपको अगर क्वेश्चन पेपर भी चाहिए इसका प्रीवियस ईयर वाला, तो व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप लोग ऐड हो जाना। क्लास रेगुलर लेना, हमारे चैनल के द्वारा सब अच्छे से तैयारी आपको हर सब्जेक्ट की कराई जाती है। तो आपका आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, अपने साथियों के साथ जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे अगले ऐसे सेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।